Hello everyone, I am Sharmila and welcome to Simplest Biology Hub. Today we are going to discuss about the DNA fingerprinting or DNA profiling, the topic of class 12th molecular basis of inheritance. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है एक्चुअली? हमारे पास जो डीएनए है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उसके ऊपर जो जीन लोकेटेड है, उस सीक्वेंसिंग की स्टडी करना, दैट वी कॉल द जेनेटिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जीन प्रोफाइलिंग। इसी को हम जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड जीन प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। आवश्यकता क्या है ना सबकी बॉडी में डीएनए, तो उसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? पढ़ने की आवश्यकता ये है बेटा कि आपके जो एप्लीकेशंस आते हैं, पहले इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम इसके एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशन क्या है, आवश्यकता क्या है। पहली तो आवश्यकता ये है कि अगर कोई क्रिमिनल केस है, कोई मर्डर केस है और उस केस में आपको अगर कोई सस्पेक्ट पर्सन है जिसके कुछ आपको लिविंग फॉसिल या लिविंग थिंग्स वहाँ पे कुछ मिली, जैसे हेयर फॉलिकल मिला, ब्लड मिला, सीमेन मिला, टिश्यू मिला, तो उसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मर्डर हुआ जिस पर्सन का, वो किसके द्वारा किया गया। एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, अगर रेप कंडीशन होती है तो रेप केसेस में भी सीमेन का टेस्टिंग करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेपिस्ट कौन है इन फ्रॉम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मेथड के द्वारा। तीसरा है पेरेंटल डिस्प्यूट, मीन्स अगर ऐसे कोई बोला है किसी पर्सन ने कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो ये पेरेंट्स क्या सिमिलर बच्चे का और पेरेंट्स का जेनेटिक मेकअप है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके द्वारा ये भी साबित किया जाता है कि ये उसी का बच्चा है, मीन्स पेरेंट्स ने अगर किसी ने ऐसा क्लेम डाला है तो। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द आपका कोई सपोज इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंश्योरेंस क्लेम कोई करता है, तो उससे रिलेटेड भी आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये हुए उसके कुछ फंक्शन, यहाँ पे इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन होता है। तो एक्चुअल प्रोसेस कहाँ होती है वो देखते हैं। हमारी बॉडी में क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम्स को हमने कहा हेरिडिटी मटेरियल, ये वाला जो सीक्वेंस है ना बेटा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसको हमने बोला हेरिडिटी मटेरियल। तो क्रोमोसोम को मैंने अनवेंड किया तो क्या मिलेगा? मुझे क्रोमैटिन मिलेगा, क्रोमैटिन मिलेगा। क्रोमैटिन को फिर से अनवेंड किया तो मिलेगा क्रोमैटिन मटेरियल। करते जाओ अनवेंड करते जाओ और अनवेंड किया तो क्या मिलेगा? सोलेनॉइड मॉडल, न्यूक्लियर आपका डीएनए का सोलेनॉइड मॉडल। और अनवेंड किया तो मिलेगा न्यूक्लियोसोम मॉडल। और अनवेंड किया तो मिलेगा डीएनए, और डीएनए को और अनवेंड किया तो मिलेगा जीन्स। तो जैसे देखिए ये आपका क्रोमोसोम है, ओके, ये क्रोमोसोम का मटेरियल को अनवेंड किया तो ये मिलेगा क्रोमैटिन, क्रोमैटिन को मिला तो क्रोमैटिन फाइबर मटेरियल। देन आपका मिलेगा सोलेनॉइड फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर का अनवेंड किया तो मिलेगा न्यूक्लियोसोम मॉडल। यहाँ पे ये चार आपके ऑक्टेमर रहते हैं ना, हिस्टोन प्रोटीन के, एंड इसको अनवेंड किया तो मिलेगा डीएनए, और डीएनए को अनवेंड किया तो मिलेगा जीन्स। ये हो गए आपके जीन्स, डीएनए, न्यूक्लियोसोम, सोलेनॉइड, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन, एंड दैट इज क्रोमोसोम। तो ये जो जीन सीक्वेंस है, ये जीन सीक्वेंस हमारा स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक पर्सन का, और यही हमें यूनिक बनाता है। जैसे आपने देखा होगा कि फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, रेटिना के प्रिंट लिए जाते हैं, तो सबके फिंगरप्रिंट सबके एक दूसरे से अलग होते हैं, रेटिना के प्रिंट सबके एक दूसरे से अलग होते हैं। वैसे हमारा जेनेटिक मेकअप भी है बच्चा, वो सबके एक दूसरे से अलग होता है, और इन्हीं जेनेटिक मेकअप हमें यूनिक बनाता है। तो कितना परसेंट ऑफ जेनेटिक मेकअप अलग होता है और कितना परसेंट ऑफ जेनेटिक मेकअप एक जैसा होता है, ये हम देखते हैं। चलो क्या होता है, सबके पास जीन हमें पता है। ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे 70,000 टू 30,000 जितने भी जीन्स होंगे, 30,000 आर द इसेंशियल एंड टोटल नंबर इज 70,000। तो सबके पास सभी सेल में, बॉडी की कहीं के भी सेल निकालो, हाथ की निकालो, ब्लड की निकालो, बाल की निकालो, पैर की निकालो, कहीं की भी अगर हम सेल निकालते हैं तो हर एक सेल में मुझे सेम नंबर ऑफ द जीन मिलेंगे।
तो सेम नंबर ऑफ द जीन मिलेंगे तो क्या सभी के जीन सभी की सभी सेल में एक्टिवेट होते हैं क्या बेटा? नहीं होते। मेरी चीक के पास जो सेल है उसके अंदर जो जीन एक्टिवेट होंगे वो मेरे हैंड के अंदर जो सेल है उसमें एक्टिवेट नहीं होंगे। जो जीन मेरे स्टमक के अंदर एक्टिवेट है वो जीन प्रेजेंट है मेरे लीवर के पास भी, बट ज़रूरी नहीं मेरे लीवर के पास एक्टिवेट हो। मीन्स जिनका जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे उसकी फंक्शनिंग होती है, वहीं पे जाके वो एक्टिव हो जाते हैं और ये सीक्वेंस हमारे पेरेंटल बॉडी से इंडिविजुअल के बॉडी में भी ट्रांसमिट होता है। इसलिए आपका पेरेंटल डीएनए आपका इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप है वो 50% रिलेटेड टू देयर पेरेंटल डीएनए। पेरेंटल डीएनए से 50% मैचअप करता है और 25% आपके दादा दादी नाना नानी की बॉडी से मैचअप करता है और उससे भी 25% आपके जो पूर्वज हैं उनकी बॉडी से मैचअप करता है। तो प्रोसेस एक्चुअली क्या होती है? हमारे पास जो डीएनए है बेटा, उस डीएनए के अंदर का 99.9% डीएनए सेम होता है सबका। जो मेरी बॉडी में होगा वो आपकी बॉडी में होगा, वो किसी और की बॉडी में होगा और किसी और पर्सन की बॉडी में होगा। 99.9 डीएनए का सीक्वेंस सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं उसमें। पर डिफरेंस क्या है भाई? हमें अलग अलग सबके चेहरे क्यों अलग रहते हैं, सबके नेचर क्यों अलग रहता है, सबकी जो आदतें रहती हैं वो क्यों अलग रहती है? वो आदतें, नेचर, चेहरे सब अलग रहते हैं ड्यू टू 0.1% ऑफ द जेनेटिक सीक्वेंस। ये जो 0.1% जेनेटिक सीक्वेंस है, इसी जेनेटिक सीक्वेंस को हमारा यूनिक डीएनए कहा जाता है। यूनिक डीएनए मीन्स ऐसा डीएनए जो हमें यूनिक बनाता है, जो हमें एक दूसरे से अलग रखता है। तो ओनली 0.1% ऑफ द डीएनए इज द यूनिक डीएनए। पूरे जेनेटिक मटेरियल में इतना सा ही डीएनए हमारा अलग है जो हमें एक दूसरे से अलग करता है। तो क्या होता है? ये जेन है हमारी, तो क्या वो अलग से प्रेजेंट होगा? नहीं, वो हमारे जेनेटिक सीक्वेंस के साथ ही प्रेजेंट है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स मैंने बनाया, तो हो सकता है कि ये वाला जो परसेंटेज 0.1%, ये वाला जो जेनेटिक मेकअप है, ये जेनेटिक मेकअप हमारा यूनिक हो। तो इस जेनेटिक मेकअप को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रिपीटेटिव डीएनए। क्या होता है ये भी समझा रही हूँ, देखिए। इसी को हम कहते हैं VNTR। VNTR स्टैंड फॉर वेरिएबल टैंडम रिपीट। वेरिएबल टैंडम रिपीट, इसी को कहा जाता है सैटेलाइट डीएनए। मिनी सैटेलाइट भी कहा जाता है, इसे मिनी सैटेलाइट भी कहा जाता है। एक्चुअली मिनी और माइक्रो दो अलग पार्ट है, वो देखते हैं हम। सैटेलाइट डीएनए और इसी को कहा जाता है जंक डीएनए। सारे इतने सारे नाम, इतने से एरिया की 0.1% पार्ट है और इतने सारे नाम हैं। रिपीटेटिव डीएनए मीन्स अगर ये जो सीक्वेंस है बेटा, यहाँ पे अगर मेरा सीक्वेंस है ATTC, सपोज मेरे चार जीन है, ज़रूरी नहीं 4 होंगे, ये नियर अबाउट होते हैं आपके 20 to 100 बेस पेयर के आसपास, 20 to 100 बेस पेयर के आसपास। तो सपोज मैंने 4 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लिए, अब यही 4 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ATTC ATTC कितनी बार रिपीट होंगे? 4 बार हो सकते हैं, 6 बार हो सकते हैं, 8 बार हो सकते हैं, 500 बार हो सकते हैं, 1000 बार हो सकते हैं, 1000 बार हो सकते हैं, 1000, 2000, 3000, कितने भी बार हो सकते हैं। सभी के बॉडी में अलग अलग बार रिपीट होंगे। अगर सपोज ये सीक्वेंस आपकी बॉडी में है और यही सीक्वेंस मेरी बॉडी में है, पर मेरी बॉडी में वो 5 बार रिपीट हुआ और आपकी बॉडी में 500 बार रिपीट हुआ है, मीन्स हमारा जेनेटिक मेकअप यहाँ पे सेम नहीं होगा। और इसी को रिपीट होता है, इसलिए उसे कहा जाता है रिपीटेटिव डीएनए। वेरिएबल टैंडम रिपीट इसी के लिए कहा जाता है, बार बार रिपीट होने वाला टैंडम रिपीट। एंड मिनी सैटेलाइट क्योंकि बहुत छोटा सा हिस्सा है। एंड जंक डीएनए क्यों कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जंक डीएनए क्यों कहा जाता है। बहुत बार यहाँ से शॉर्ट नोट भी पूछी जाती है कि जंक डीएनए के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। तो क्या होता है? हमें पता है कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनता है। बट ये जो सीक्वेंस जहाँ पे प्रेजेंट होगा जीन के ऊपर, डीएनए के ऊपर, ये सीक्वेंस किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता। नो कोड फॉर प्रोटीन, किसी भी तरह का प्रोटीन नहीं बनाता, किसी भी प्रोटीन को कोडिंग नहीं करता। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द जंक डीएनए। किसी काम का नहीं है, प्रोटीन तो बनाता है नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक डीएनए से एक तरह का प्रोटीन बनता है।
तो ये इसके ऊपर अगर ये डीएनए प्रेजेंट है, जंक डीएनए है, तो वो कोई प्रोटीन आपका बनाएगा नहीं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द जंक डीएनए, इसलिए इसे जंक डीएनए कहा जाता है। तो क्या पॉसिबिलिटी है VNTR ये सबकी बॉडी में अलग है हमने कहा, तो क्या पॉसिबिलिटी है किसी 2 पर्सन का VNTR भी सेम हो सकता है? हो सकता है। किसी 2% का जो यूनिक डीएनए का सीक्वेंस है वो भी सेम हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी कितनी है? पॉसिबिलिटी है 300 मिलियंस में 1। 300 मिलियन पीपल के पीछे 1 पीपल, इतनी पॉसिबिलिटी है कि उनका VNTR भी सेम हो सकता है, जेनेटिक मेकअप सेम हो सकता है। इतनी कम पॉसिबिलिटी है तो नियर अबाउट वो नेग्लिजिबल ही कहलाती है आपकी। यहाँ तक क्लियर? ये प्रोसेस है हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ये तरह की तैयारी होती है। अब एक्चुअल प्रोसेस कैसे की जाती है, स्टेप्स क्या क्या फॉलो की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, 7 स्टेप की रिएक्शन है और सभी स्टेप्स को हम 1 बाय 1 देखेंगे। ओके, सो इतना रामायण तो हमने पढ़ लिया, पर यही नहीं पता कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कंसेप्ट किसने दिया। पहले उसकी तरफ पढ़ते हैं। डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग का कंसेप्ट दिया बेटा हमारा अलेक जेफरी। अलेक जेफरी नाम के साइंटिस्ट ने 1984, कुछ बुक में 1985 भी है, कुछ बुक में 1984 भी है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अगर कुछ भी आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। तो 1984 में उन्होंने कंसेप्ट रखा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। इसके अलावा VNTR जो हमने अभी पढ़ा, सॉरी VNTR, उसका कंसेप्ट रखा था A. Wyman and R. White ने in 1980। A. Wyman and R. White ने VNTR मतलब रिपीटेटिव डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए का कंसेप्ट रखा था। मिनी सैटेलाइट मतलब छोटा सा एरिया जो बार बार रिपीट हो रहा है। मैक्रो सैटेलाइट मतलब आपका बड़ा सा एरिया जो जिसके ऊपर कोडिंग स्ट्रैंड है, जो डीएनए को सॉरी जो प्रोटीन को कोड्स करता है। तो अलेक जेफरी के द्वारा कंसेप्ट रखा गया था। स्टेप्स क्या है हम देखते हैं। 7 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप है डीएनए आइसोलेशन, then DNA amplification, then restriction, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फोर्थ स्टेप इज द जेल इलेक्ट्रोलिसिस, सदर्न ब्लॉटिंग, hybridization, and seventh is the documentation। क्या होता है 7 स्टेप है हमारे। डीएनए आइसोलेशन मीन्स डीएनए हमें कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। अगर मुझे डीएनए का सीक्वेंसिंग को नोन करना है, सपोज मुझे मेरे डीएनए की सीक्वेंस ये करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं से डीएनए निकालना पड़ेगा। तो डीएनए आइसोलेशन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी आइसोलेशन। आइसोलेशन के लिए मेरे पास सैंपल क्या है, सैंपल डीएनए लगेगा। तो अगर कोई मर्डर केस है बेटा, मर्डर केस में हमें पता है कि सपोज़ जो भी एरिया है जहाँ पे मर्डर हुआ है वहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, वहाँ पे हमें हेयर फॉलिकल मिल सकता है, वहाँ पे हमें ब्लड मिल सकता है, वहाँ पे हमें कोई टिश्यू मिल सकती है, वहाँ पे हमें स्किन मिल सकती है, बट इसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी। इतनी कम क्वांटिटी में से मुझे डीएनए निकालना है तो थोड़ा सा मुश्किल काम जाएगा। तो सैंपल क्या होंगे, सैंपल होंगे टिश्यू हो सकती है, सैंपल ब्लड हो सकता है, देन आपका सीमेन हो सकता है। अगर रेयर कंडीशन है तो सीमेन भी जैसे सैंपल यूटिलाइज किया जा सकता है। देन स्किन हो सकती है या हेयर फॉलिकल हो सकता है। हेयर फॉलिकल मीन्स ये वाला हेयर है जो जड़ के साथ बाल उखड़ते हैं आपके, तो जड़ के साथ तो आपने वाइट देखा होगा, छोटा सा हिस्सा रहता है जहाँ पे स्किन अटैच रहती है, वो लिविंग सेल होती है। ये तो डेड सेल है, इसका कोई मतलब नहीं होता। हेयर फॉलिकल के साथ अगर वो होगा तो वो काम का है क्योंकि उसके अंदर लिविंग सेल रहती है आपकी। तो ये है हमारे सैंपल। इन सैंपल के थ्रू हम डीएनए को निकाल सकते हैं एंड बाहर निकालने की प्रोसेस दैट वी कॉल द आइसोलेशन।
दूसरा है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन में एक्चुअली एक प्रोसेस की जाती है जिसे कहा जाता है PCR, जिसका फुल फॉर्म है बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर सैंपल आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आपका कोई मर्डर केस में आप सॉल्व कर रहे हो या फिर आप कोई रेपिस्ट केस का सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो सैंपल मिलेगा बहुत कम क्वांटिटी में मिलेगा। तो उस कम क्वांटिटी में सैंपल में से हम DNA का आइसोलेशन करना तो मुश्किल हो जाता है, तो हमें उसको फिर से नया बनाना पड़ता है। मीन्स हमें न्यूली DNA को सिंथेसाइज करना पड़ता है सेम सीक्वेंस को। तो ये प्रोसेस को एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। PCR टेक्निक मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा उसके क्वांटिटी इंक्रीज की जाती है। मतलब जहाँ पे हमें 1-2 ml का DNA का सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ पे हमें वो हम 50-60 ml में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ मिनटों के अंदर ही। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा हम उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द सैंपल DNA आ गए सेकंड प्रोसेस के द्वारा। थर्ड प्रोसेस क्या होती है? फ्रैगमेंटेशन। DNA का फ्रैगमेंटेशन। अब हमें पता है हमारा DNA कितना लंबा है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था 2.2 मीटर नियर अबाउट। अब इतना लंबा DNA, अब मुझे इसमें तो आपका प्रॉपर समझ नहीं आएगा। फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, ये DNA का सीक्वेंस है बेटा हमारा। ये DNA को सीक्वेंस को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ मिक्स किया जाता है। मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में DNA डाल दिया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? हमारा DNA सीजर है, इसे हमने पहले पढ़ा। DNA सीजर मतलब एक DNA के थ्रेड को ब्रेक डाउन करेगा, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करेगा। तो सभी पीसेस एक जैसे तो नहीं होंगे, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, बट फ्रैगमेंटेशन करेगा। तो ये DNA के फ्रैगमेंट आपके बन गए। फ्रैगमेंट ऑफ DNA, इसी को हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस। ओके, आइसोलेशन हो गया, एम्प्लीफिकेशन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करना है। इसका यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि हमने फ्रैगमेंट कैसे काटे, कुछ बड़े काटे कुछ छोटे काटे, अब उनको अलग अलग करना है। तो किस मेथड के थ्रू अलग करेंगे? उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं, लिसिस भी कहते हैं, इस मेथड के थ्रू करेंगे। तो ये क्या है? ये हमारा अगारोस जेल यूज़ करते हैं इसके लिए। एक शीट है, ये शीट के ऊपर जेल बिछा हुआ है और जेल के ऊपर और एक शीट बिछी हुई है, और शीट के ऊपर आपके क्या कर रहे हो? शीट के ऊपर ऐसे बॉक्स बने हुए हैं जहाँ पे आपका अगारोस जेल ओपन अप है। तो इसके ऊपर ये DNA के फ्रैगमेंट डाल दिए, है ना? DNA के फ्रैगमेंट डाल दिए। कैसे डाले? अगर सपोज मर्डर केस है तो ये यहाँ पे जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ उसका फ्रैगमेंट है, यहाँ पे 2 सस्पेक्ट जो है जिनके ऊपर शक है हमें, उनके DNA के फ्रैगमेंट डाल दिए। अब इसके साथ आपकी 2 जुड़े ही रहते हैं, इसके साथ आपके जुड़े रहते हैं बेटा इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड। और ये कहाँ पे ज्वाइन किए जाते हैं? निगेटिव इलेक्ट्रोड को ज्वाइन किए जाते हैं। क्योंकि DNA कैसा है हमारा? DNA का नेचर क्या है? DNA इज द निगेटिव एटम। DNA निगेटिव किसकी वजह से? PO4 की वजह से निगेटिव चार्ज है। PO4 की वजह से DNA के ऊपर निगेटिव चार्ज है। जब यहाँ पे अगारोस जेल के ऊपर हमने DNA के फ्रैगमेंट को डाल दिया और इस डिवाइस में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की, तो क्या होता है? ये निगेटिव होने की वजह से वो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा? जिसकी साइज छोटी है वो नीचे जल्दी आ जाएंगे, और जिनकी साइज बड़ी है वो नीचे आने में टाइम लगेगा। मीन्स आपकी अगारोस जेल की शीट के ऊपर ये आपके कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। कैसे? साइज के अनुसार। बड़े साइज के जो कट हुए पीसेस वो ऊपर की तरफ अरेंज होंगे, और जो छोटे कट हुए वो नीचे की तरफ अरेंज होंगे। ओके, तो हमने पीसेस को अलग अलग कर दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के द्वारा अगारोस जेल की हेल्प से। बट अगारोस जेल तो फ्रेजिल है, जेल है, टूट जाएगा। हम उसको बहुत सालों तक तो उसको स्टेबल कंडीशन में नहीं रह सकते।
अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो फ्रैगमेंट है उसका इम्प्रेशन लेना है, क्योंकि हमें सबूत चाहिए। तो सबूत तो हम अगारोस जेल को प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैजिल रहता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इजीली टूट जाता है, बहुत लंबे समय तक हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो अब हमें इसको कहीं छाप लेनी है, उसकी ब्लॉटिंग करनी है। तो हम नेक्स्ट मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज सदर्न ब्लॉटिंग। क्या होता है सदर्न ब्लॉटिंग? सदर्न ब्लॉटिंग इज नथिंग बट द छाप लेना। हम किसी चीज़ की छाप लेते हैं ना बेटा, किसी के ऊपर, कार्बन शीट के ऊपर जैसे हम छाप लेते कोई चीज़, तो उस मेथड को सदर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है। ये जो पेपर है अगारोस जेल का, जिनके ऊपर डीएनए के फ्रेगमेंटेशन अलग अलग हुए हैं, इसके ऊपर नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन रखी जाती है, नाइट्रोसेल्युलर शीट जिसे बोलेंगे हम, या मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये क्या होता है? या नायलॉन शीट, नायलॉन शीट को या नाइट्रोसेल्युलर शीट को यहाँ पे रखा जाता है। पेपर है सिंपल, हमारा जैसा बटर पेपर रहता है वैसा नायलॉन पेपर रहता है। नायलॉन पेपर को इसके ऊपर रख देंगे और ऊपर से कुछ हैवी मटेरियल रख देंगे, तो क्या होगा, इसके ऊपर जो डीएनए का फ्रेगमेंटेशन का इम्प्रेशन है वो उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाएगा। किसके ऊपर इम्प्रेस हो जाएगा? उस नायलॉन शीट के ऊपर, नायलॉन शीट के ऊपर इम्प्रेस हो गया। बट ये कैसे थे? ये सब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थे, क्योंकि हमने उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कट किया, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थे। बट हमारी बॉडी में डीएनए कैसा होता है? हमारी बॉडी में डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है, तभी तो हमें पता चलता है कि वीएनटीआर है क्या, कहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो हमें उसको डबल स्टैंडर्ड भी करना पड़ेगा। ओके, सदर्न ब्लॉटिंग किसके हेल्प से की जाती है? नायलॉन शीट की हेल्प से। क्या होता है? ब्लॉटिंग इज नथिंग बट द इम्प्रेशन देना। हमने इम्प्रेशन ले लिया, कहाँ से लिया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर जो हमारा रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट का हमने नायलॉन शीट के ऊपर इम्प्रेशन ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप होती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि डीएनए कैसा है यहाँ पे? सिंगल स्टैंडर्ड है। अब हमें इसको डबल स्टैंडर्ड करना है, तो डबल स्टैंडर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे डीएनए प्रोब यूज करेंगे। डीएनए प्रोब जो सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब है, प्रोब इज नथिंग बट द आपके न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। जैसे न्यूक्लियोटाइड है आपकी ATTCG, जो भी है आपका सीक्वेंस, ये ऐसे बहुत सारे प्रोब है डीएनए के। कैसे प्रोब है? ये प्रोब कैसे है? रेडियो एक्टिव है। P32 से उसको आइसोलेट किया है, सॉरी रेडियो एक्टिव किया है, तो ये रेडियो एक्टिव प्रोब है। अब हमने इस नायलॉन शीट के ऊपर ये रेडियो एक्टिव प्रोब डाल दिया, तो क्या होगा? ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था, अब उसको उसके मैच का डबल प्रोब अगर सपोज मिल गया, ये प्रोब है और इसका डीएनए का फ्रैगमेंट अगर ऐसा है, कैसा है? यहाँ पे एक ही टी के साथ होती है, TAAG, ये डीएनए का सीक्वेंस है, ये डीएनए है और ये प्रोब है। अब ये डीएनए फ्रैगमेंट के साथ ये प्रोब मैच कर दिया, तो ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, आपस में बॉन्डिंग कर दी है, ये क्या हो गया? डबल स्टैंडर्ड हो गया। तो हमने जितने भी ये थे इसको आपस में बॉन्डिंग कर दी, ये जितने भी ये थे इसने आपस में बॉन्डिंग कर दी प्रोब के बीच में। ओके, ये कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में प्रोब थे उसको तो हम वॉश आउट कर देंगे, वॉश आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ऐसा मटेरियल होगा जो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मटेरियल। कहाँ पे? नायलॉन शीट के ऊपर। बट नायलॉन शीट को भी लंबे समय तक हम तो स्टेबल नहीं कर सकते। प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। एक्सेस क्वांटिटी प्रोब को हटा दिया। अब नेक्स्ट है कि हमें तो ये लंबे समय तक स्टोर करके रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फ़ोटोकॉपी लेनी पड़ेगी, हमें उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, तो हम उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? उसको फ़ोटोकॉपी लेने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए नेक्स्ट स्टेप की जाएगी, दैट वी कॉल द डॉक्यूमेंटेशन। क्या होता है इस स्टेप में एक्चुअली? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रोब है बेटा, रेडियो एक्टिव प्रोब है तो उससे एक्सरे ले सकते हैं। रेडियो एक्टिव डीएनए हो गए, जो थ्रेड थे डीएनए के कैसे हो गए? प्रोब के कारण रेडियो एक्टिव हो गए। तो एक्सरे मशीन के द्वारा हमने उस नायलॉन शीट का, जिसके ऊपर ये सब इंफॉर्मेशन थी, एक्सरे ले लिया और वो
वो एक्सरे को हमने इन द फॉर्म ऑफ फोटोकॉपी, इन द फॉर्म ऑफ फोटो अपनी पास स्टोर कर दिया। कितने सालों तक, सालों साल हम उस डीएनए सीक्वेंस को स्टोर कर सकते हैं। और अगर ये डॉक्यूमेंटेशन अगर हो गया तो हम ये कहीं पे भी एज अ प्रूफ यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोर्ट में जनरली प्रूफ मांगते हैं, तो प्रूफ मांग रहे हैं तो ये बाकी की सभी प्रोसेस कहाँ हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस तो लेबोरेटरी के अंदर हो रही है। तो हम ये नहीं बोल सकते जज साहिबा को कि जज साहिबा चलो लेबोरेटरी में आके चलो हम आपको सब चीज़ें दिखा देते। वो तो पूरी की पूरी आपकी अदालत लेबोरेटरी के अंदर तो लेके नहीं आ सकते। तो एंड से कंडीशन में हमने उसको डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में, फोटोकॉपी के फॉर्म में निकाला एंड देन हम उसको एज अ प्रूफ के फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या है, स्टेप है 7 स्टेप रिएक्शन, जिसके अंदर हम डीएनए के सीक्वेंस का पता कर सकते हैं। कौन से सीक्वेंस का पता कर सकते हैं, VNTR जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है हमारी बॉडी में। अगर पेरेंट्स का है तो 50% मैच करता है आपका पेरेंटल डिस्प्यूट के अंदर, और अगर दूसरी केसेस है वहाँ तो आपका एग्जैक्ट मैच करेगा। प्रोसेस कैसी होती है एक्चुअली हम देखते हैं यहाँ पे। अगर कोई मर्डर केस है ना, मर्डर केस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये हमारे पास सदर्न ब्लॉटिंग वाला हिस्सा हम डायरेक्ट देखेंगे। ये हमारे पास सैंपल है, ये मैंने दिया था आपको। ये पर्सन है जो डेथ है, जिसकी डेथ हुई है, ओके, उस पर्सन का डीएनए, और ये 1, 2 और 3% के डीएनए के सैंपल है। तो हमने सदर्न ब्लॉटिंग कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, तो मुझे क्या मिला, ये और ये ऐसे मिला, और बाकी सबके कुछ ऐसे मिले, और इसके ये और ये। इस मर्डर के पर्सन के पास जो मुझे हेयर फॉलिकल मिला, सीमेन मिला, ब्लड सैंपल मिला, उस ब्लड सैंपल को ये करने के बाद इसकी बॉडी के अंदर या उसके आसपास जो भी मिला, इसका डीएनए सीक्वेंस मैच कर रहा है। मीन्स ये वाले पर्सन के डेड के पास जो भी सैंपल मिला वो इस पर्सन का डीएनए सैंपल है, और इसके थ्रू आपके क्राइम केसेस को सॉल्व किया जाता है। दिस इज अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसी को हम बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग भी। एक कंसेप्ट किसने रखा था, एलेक्स जेफरी ने। तो एलेक्स जेफरी तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, तो हमारे इंडिया के अंदर भी एक साइंटिस्ट ने इसका कंसेप्ट रखा, और उस साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर लालजी सिंह। डॉक्टर लालजी सिंह, दैट वी कॉल्ड द इंडियन फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इनको हम बोलते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इंडियन फादर, जिनने इंडिया के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पे उन्होंने जो मिनी सैटेलाइट यूज़ किया था बेटा, मिनी सैटेलाइट मतलब जो डीएनए का सीक्वेंस यूज़ किया था वो किसका किया था, वो किया था फीमेल बैंडेड क्रेट स्नेक। इनकी बॉडी में सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की गई थी। फीमेल ब्रांडेड क्रेट स्नेक, ये क्या होती है, फीमेल ब्रांडेड मतलब अपने स्नेक तो देखा है, सांप, फीमेल का बॉडी पार्ट और जिसके ऊपर ऐसे बैंडिंग होगी, क्रेट, बैंडेड क्रेट, जिनके ऊपर काले कलर के ब्रांडेड होंगे, बैंडेड फॉर्म होंगे, या फिर पीले कलर के होंगे, वाइट कलर के होंगे। तो इस स्नेक के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, ये सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कंसेप्ट रखा गया था बाय डॉक्टर लालजी सिंह के द्वारा। ओके, यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पोर्शन आपका खत्म होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एज वेल एज इससे पहले की जो आपकी वीडियोज़ है इसके रिलेटेड लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन का नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।